हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः हमारे ऑनलाइन पेड फॉर स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की चर्चा का विषय रहेगा हमारी जो राजनीति विज्ञान की 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर 17 आपके समक्ष है, जिसमें हम राजनीति विज्ञान विषय पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपने पिछले 16 पार्टों को नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जो आपको हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज की क्विज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये पहला सवाल, मार्क्स के लेखों का आरोही क्रम में सही अनुक्रम बताइए। यानी कार्ल मार्क्स के लेखों का आरोही क्रम में सही अनुक्रम बताइए। कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं और इनका आपको सही कालक्रम बताना है। पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, थीसिस ऑन फायरवॉक, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या होगा राइट आंसर? नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, बी, सी और डी ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो आइए एक एक करके चेक करते हैं। कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, यह पुस्तक कब आई? तो यह पुस्तक आई थी आपकी 1859 में। इसके बाद यदि आपको पता हो कि पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी पुस्तक के कार्ल मार्क्स ने कब प्रकाशित की थी? 1844 में। थीसिस ऑन फायरवॉक, इस पुस्तक को कब प्रकाशित किया? तो 1845 में। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो इनकी प्रसिद्ध घोषणा थी, घोषणा पत्र था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यह आपकी आई थी 1848 में। यदि आपको इनमें से एक दो नंबर पता हो कि पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी कब रचना की थी, तो यह 1844 में थी और दो ऑप्शन किस में आ रहा है? ऑप्शन बी में राइट हो रहा है। तो ये इनका क्रम रहेगा, दूसरा, तीसरा और उसके बाद चौथा, उसके बाद पहला। ये सभी रचनाएं मार्क्स से संबंधित है। तो आप यहां देख सकते हैं कि पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी 1844 ईस्वी में, थीसिस ऑन फायरवर्क 1845 ईस्वी में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में आई और कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, यह पुस्तक आई 1859 में। इनका कालक्रम यह रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये निम्नलिखित में से कौन सा लेख माओ द्वारा नहीं लिखा गया था? माओ जेडांग, जिन्हें माओ तुस्य तुंग भी कहा जाता है, यानी माओ जेडांग द्वारा नहीं लिखा गया। चीन का महान नेता माओ जेडांग। ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ऑन कोलिशन गवर्नमेंट, पीपुल्स वार, ऑन पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, इनमें से वह कौन सी रचना है जो माओ जेडांग द्वारा नहीं लिखी गई है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो आइए चेक करते हैं क्या होगा राइट आंसर इस सवाल का। ऑप्शन सी होगा, पीपुल्स वार है जो यह पुस्तक माओ जेडांग की नहीं है, जबकि ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ऑन कोलिशन गवर्नमेंट, ऑन पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। ऑन न्यू डेमोक्रेसी कब लॉन्च की उन्होंने? तो ये की थी उन्होंने 1940 में। ऑन कोलिशन गवर्नमेंट ये कब आई? तो ये आई थी आपकी 1945 में। ऑन पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप यह पुस्तक आई थी 1949 में। प्रसिद्ध रचना है ये इनकी, फेम्स। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ऑन न्यू डेमोक्रेसी 1940,
हो सकता है इनका कालक्रम पूछा जाए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में, पीछे भी पूछा गया है। ऑन कोलिशन गवर्नमेंट, ऑन पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, और इनकी एक और पुस्तक है ऑन कंट्रीब्यूशन। ऑन कंट्रीब्यूशन यह भी इनकी महत्वपूर्ण रचना रही है माओ जेडोंग की। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 3 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका क्यों गए थे? दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के निमंत्रण पर, ऑप्शन बी बार एट लॉ में पढ़ने के लिए, गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के लिए, परिवार के साथ दक्षिणी अफ्रीका घूमने के लिए। यानी वह क्या कारण था गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका गई? ऑप्शन सी राइट होगा, गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिणी अफ्रीका गए थे उनके बुलावे पर। और इन व्यापारी का नाम था मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला के निमंत्रण पर ही ये अफ्रीका गए थे। कब गए थे? तो 1893 में, 1893 में गए थे और 1 वर्ष के लिए इनको जाना था। लेकिन ये 22 वर्ष तक दक्षिणी अफ्रीका रहे और वापस कब लौटे भारत? तो ये वापस लौटे थे, महत्वपूर्ण डेट है 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को ये वापस भारत आए थे महात्मा गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से। ये भी आप ध्यान रखिएगा, 9 जनवरी 1915 को। यानी लगभग 22 वर्षों तक इन्होंने अपना कार्य दक्षिणी अफ्रीका में संपादित किया था मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये, और वापस लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। फोर नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी जिसका बाद में नाम मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी किया गया, किसने संस्थापित की थी यानी स्थापित की थी? मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी जिसका बाद में मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी नामांतरण किया गया, उसे किसने स्थापित किया था? जयप्रकाश नारायण, बी आर अम्बेडकर, एम एन रॉय, लेनिन। क्या होगा 4 नंबर सवाल का राइट आंसर? ऑप्शन सी राइट होगा, एम एन राय। नव मानववाद के प्रणेता एम एन राय, जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन सी राइट होगा। न्यू ह्यूमनिज्म की जो अवधारणा है वह एम एन राय से संबंधित है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी राइट होगा। मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी जिसका बाद में नाम मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी किया गया, एम एन रॉय द्वारा स्थापित किया गई थी। यानी इस पार्टी को एम एन रॉय द्वारा स्थापित किया गया था। और इसके अतिरिक्त उन्होंने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। यानी एम एन रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी 1940 में। यह भी फैक्ट आप नोट करिएगा। और इसके अलावा उन्होंने न्यू ह्यूमनिज्म नामक अवधारणा भी पेश की थी। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, लॉर्ड मिंटो ने सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति के रूप में वर्णन किया किसका? बाल गंगाधर तिलक का, विजय तिलक का, अरविंद घोष का, गांधी जी का, सरदार पटेल का। लॉर्ड मिंटो ने सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति के रूप में किसका वर्णन किया था? और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार एक्ट है, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट है, उसके तहत सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था अलग से की गई थी समुदायों के आधार पर, और मुस्लिमों को सर्वप्रथम निर्वाचक में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया था इसके तहत, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट 1909 के तहत। इस कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने किस व्यक्ति को खतरनाक व्यक्ति के रूप में वर्णन किया है? ऑप्शन बी राइट होगा, अरविंद घोष को।
अरविंद घोष आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के प्रणेता माने जाते हैं, जिन्हें इन्होंने खतरनाक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है। आइए इनके बारे में जानते हैं। लॉर्ड मिंटो ने सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति के रूप में वर्णन अरविंद घोष के लिए किया। अरविंद घोष विदेशी शासन के खिलाफ बल या हिंसक साधनों के प्रयोग की वकालत करते थे, यानी विदेशी शासन के खिलाफ हिंसक और बल के साधनों के प्रयोग की वकालत करते थे। इस कारण इन्होंने खतरनाक व्यक्ति के रूप में वर्णन किया है। अरविंद घोष की प्रसिद्ध रचना द लाइफ डिवाइन, ये भी आप ध्यान रखिएगा, द लाइफ डिवाइन। निम्नलिखित में से किसने आभासी या कृत्रिम प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बात की है? आभासी या कृत्रिम प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बात की है किस विद्वान ने? जॉन ब्लांडेल, आलमंड, मॉरिस दुर्वजर, वियोकी। किसने आभासी या कृत्रिम प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बात की है? तो ऑप्शन सी राइट होगा, मॉरिस दुर्वजर। कहीं कहीं आपको ऑप्शन ए भी राइट हुआ मिलेगा, लेकिन राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉरिस दुर्वजर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये। एएफ के ऑर्गेन्स्की के द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यानी ऑर्गेन्स्की ने जो विकास की जो अवस्थाएं बताई है राजनीतिक विकास की, उन्हें आपको क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करें। आपको इन्होंने 4 अवस्थाओं का इन्होंने वर्णन किया था। ऑर्गेन्स्की ने आदिम राष्ट्रीय एकीकरण की अवस्था, प्रचुरता की अवस्था, औद्योगिकीकरण की अवस्था, राष्ट्रीय कल्याण की अवस्था, इन्हें आपको क्रमानुसार व्यवस्थित करना आरोही क्रम में। इनमें से कौन सी पहले और कौन सी बाद में है? ऑप्शन आपके समक्ष रहे ए, बी, सी और डी। आइए चेक करते हैं क्या होगा राइट आंसर। सबसे पहले इन्होंने जो अवस्था बताई वो थी आदिम राष्ट्रीय एकीकरण की अवस्था, 1 नंबर पर आपका ये आएगा। उसके बाद में उन्होंने अवस्था बताई औद्योगिकीकरण की अवस्था। उसके बाद में इन्होंने अवस्था बताई राष्ट्रीय कल्याण की अवस्था, और अंतिम अवस्था थी प्रचुरता की अवस्था। तो आदिम राष्ट्रीय एकीकरण 1 नंबर, उसके बाद आएगा 3 नंबर, उसके बाद आएगा आपका 4 नंबर, और उसके बाद आएगा आपका 2 नंबर। ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी राइट होगा। 1, 3, 4 और 2। आओ, इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद रखिए। आओ रा, यानी आ से आपका आदिम, ओ से आपका औद्योगिकीकरण और रा से आपका राष्ट्रीय कल्याण, ये आपका बनेगा आओरा, और अंतिम आपको पता ही है प्रचुरता। ऑप्शन इस प्रकार आपका सी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आप यहां देख सकते हैं आदिम एकीकरण की राजनीति। इन्होंने राजनीतिक विकास की जो 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिनका क्रम ये रहेगा। पहली है आदिम एकीकरण की राजनीति, दूसरी इन्होंने कहा औद्योगिकीकरण की राजनीति, औद्योगिकीकरण की राजनीति, तीसरी इन्होंने बताई राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति, राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति, और चौथी इन्होंने बताई समृद्धि की राजनीति या प्रचुरता की राजनीति, प्रचुरता की राजनीति, ये इन्होंने बताया। इस प्रकार ये एएफ के ऑर्गेन्स्की द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, जिनका क्रम ये रहेगा। यहां से कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल आया है, ये भी आप नोट करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर रहा 8 नंबर। निम्नलिखित को उनके कालानुक्रमिक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। यहां आपको नेहरू समिति की रिपोर्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा, ये आपको दिया गया है, और इनको आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी बाद में हुई। तो आपको राइट आंसर का चयन करना है। नेहरू समिति की रिपोर्ट कब आई, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी।
आइए एक एक करके चेक करते हैं। नेहरू समिति की रिपोर्ट कब आई? 1928 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। नागरिक अवज्ञा आंदोलन 1930 और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा 1929 को की गई थी। पहले आएगा आपका एक किसमें है? तो एक ऑप्शन सी में है। पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। इस प्रकार ये आपका राइट आंसर का ऑप्शन सी। ये इनका क्रम रहेगा। नेहरू समिति की रिपोर्ट 1928, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा 1929 की मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर की गई थी। लाहौर अधिवेशन हुआ था इस दिन। और नागरिक अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक चला था। सवनी अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है इसे। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर रहा ये 9 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में कहा कि संशोधन का अधिकार संसद का है और यह अधिकार असीमित था? यह बात भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में कही थी? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद, बेला बनर्जी एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का विवाद, ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का विवाद, और ऑप्शन डी है रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का विवाद। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि संशोधन का अधिकार संसद का है और यह अधिकार असीमित था? यह बात किस वाद में स्पष्ट की थी सुप्रीम कोर्ट ने? तो 9 नंबर सवाल का राइट आंसर का ऑप्शन ए शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ विवाद 1951, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी। ऑप्शन ए राइट होगा आपका। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शंकरी प्रसाद मामले 1951 में पहले संशोधन अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद में अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन की शक्ति है उसी के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति भी संसद के पास है, और इसलिए संसद संविधान में संशोधन करके किसी भी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद मामले में 1951 में स्पष्ट की थी। क्योंकि इस मामले के तहत जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, जिसे चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने ये बात स्पष्ट की। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। टेन नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपको एक तरफ षड्यंत्रवाद दिया गया और दूसरी तरफ प्रमुख क्रांतिकारी दिए गए, और इसको आपको सुमेलित करना है। नासिकवाद 1909, बनारसवाद 1916, काकेरीवाद 1924 और लाहौरवाद 1929 और 30। एक तरफ आपको सच्चिदानंद सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, विनायक सावरकर, इनको आपको सुमेलित करना है। तो किस प्रकार ये सुमेलित होंगे आपको एक एक करके चयन करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। नासिकवाद से कौन सा विद्वान संबंधित है? नासिक षड्यंत्र केस। ये आपका 4 से सुमेलित होगा। विनायक सावरकर, वीडी सावरकर नासिक केस से संबंधित है 1909 और 10 का नासिक केस। उसके बाद बनारसवाद, और बनारसवाद किससे संबंधित होगा? बनारसवाद होगा ऑप्शन 1 से आपका, तो बी आपका 1 से सम्मिलित होगा। 1916 का जो बनारसवाद है सच्चिदानंद सन्याल, और काकेरी कांड 1924, और यह सम्मिलित होगा आपका ऑप्शन
2 से राम प्रसाद बिस्मिल। काकेरी कांड 1924 राम प्रसाद बिस्मिल से संबंधित है। और लाहौर वाद होगा आपका भगत सिंह। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 और 30 का था, जिससे भगत सिंह संबंधित थे। इस प्रकार ये सम्मिलित हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। तो आइए इसको और चेक करते हैं क्रमानुसार। नासिक षड्यंत्र केस 1909 और 10 का, जिससे संबंधित है विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। बनारसवाद 1916 जो सच्चिदानंद नाथ सन्याल थे, इससे संबंधित। काकेरी कांड 1924 जिससे हम राम प्रसाद बिस्मिल। और लाहौर षड्यंत्र केस 1929-30 का था, जिससे भगत सिंह संबंधित है। इस प्रकार ये सम्मिलित होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यानी जॉइंट मीटिंग के बारे में पर्याप्त आधार इनमें से कौन सा नहीं है, और यह किस आर्टिकल 108 के तहत होती है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए, जब संसद का एक सदन विधेयक पारित कर देता है तो दूसरे सदन द्वारा उसे अस्वीकार करना है। ऑप्शन बी, विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों को लेकर दोनों सदन अंततः असहमत हैं। ऑप्शन सी, दूसरे सदन द्वारा बिल प्राप्त करने की तिथि से 6 माह से ज्यादा बीत गए हैं और बिल पारित नहीं हुआ है। ऑप्शन डी है, राष्ट्रपति ने बिल पर सहमति देने से इनकार कर दिया है। इनमें से आपको उस कारण को चयन करना है जो संयुक्त बैठक के बारे में व्यवस्था नहीं करता है, पर्याप्त आधार नहीं देता है। तो आइए क्या होगा राइट आंसर 11 नंबर सवाल का चेक करते हैं। आप वीडियो को रोककर भी आसानी से राइट आंसर चेक कर सकते हैं। यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त आधार इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। राष्ट्रपति ने बिल पर सहमति देने से इनकार कर दिया, तो ऐसे मामले में जॉइंट मीटिंग का कोई प्रावधान भारतीय संविधान नहीं करता है। जबकि ये जो ए, बी और सी ये जो आधार है, ये पर्याप्त आधार है जिनके आधार पर संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा आपका। नेक्स्ट 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये निम्नलिखित में से किसने कहा कि इस दावे पर प्रश्न उठाया है कि लोक प्रशासन विज्ञान है? इनमें से वह विद्वान जिसने लोक प्रशासन विज्ञान है इस प्रश्न पर उन्होंने दावा उठाया। निम्नलिखित में से किसने इस दावे पर प्रश्न उठाया कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है? रॉबर्ट डहाल, लूथर गुलिक, लैंडल विवेक, फ्रैंक जे गुडनाउ। ऑप्शन ए राइट होगा, रॉबर्ट डहाल, जिन्होंने इस दावे पर प्रश्न उठाया कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है। ऑप्शन ए राइट होगा, रॉबर्ट डहाल। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक निम्नलिखित में से कौन नहीं है? लोक प्रशासन के अध्ययन के 2 दृष्टिकोण है, एकीकृत और प्रबंधकीय दृष्टिकोण, जिसमें प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक इनमें से कौन नहीं है? हर्बर्ट साइमन, स्मिथबर्ग, लूथर गुलिक, हेनरी फ्योल। क्या होगा राइट आंसर आप चयन कीजिएगा। ऑप्शन डी राइट होगा, हेनरी फ्योल है जो इस प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक नहीं है, जबकि हर्बर्ट साइमन, स्मिथबर्ग और गुलिक ये इसके समर्थक माने जाते हैं। 14 नंबर सवाल, प्रआश्रितता की अवधारणा 1960 के दशक में उद्विकसित हुई कहां पर? यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में। ऑप्शन डी राइट होगा, लैटिन अमेरिका में यह अवधारणा विकसित हुई थी। प्रआश्रितता की सिद्धांत की उत्पत्ति 1950 के दशक में
लैटिन अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र आयोग के निर्देशक राउल पर्ब्रिस तथा उनके सहयोगियों के तत्वाधान में हुई थी। यानी राउल पर्ब्रिस और उनके सहयोगी उन्होंने मिलकर प्रासृता सिद्धांत की नींव रखी थी। लैटिन अमेरिका में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एटम्स फॉर पीस निशस्त्रीकरण योजना विश्व के किस नेता ने प्रस्तुत की थी? जवाहरलाल नेहरू, निकिता खुर्चवे, आइजनहोवर, जॉन एफ कैनेडी। एटम फॉर पीस का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था आइजनहोवर ने। ऑप्शन सी राइट होगा। 1953 में राष्ट्रपति आइजनहोवर, अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहोवर ने अपनी प्रसिद्ध शांति योजना के लिए अणु में यह प्रस्ताव रखा कि विश्वमंडलीय सामग्री का अंतर्राष्ट्रीय कोष स्थापित किया जाए और उसका प्रयोग शांतिपूर्वक उद्देश्यों के लिए किया जाए। यह बात उन्होंने कही थी आइजनहोवर ने। एटम फॉर पीस का उन्होंने नारा दिया था। तो आज की हमारी क्विज यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।